हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SST विद सत्यम में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये है हमारी वीडियो का पार्ट बी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं संसाधनों का संरक्षण पाठ को, पूरे चैप्टर को विथ हैंड रिटन नोट के साथ। अभी हमने पार्ट ए में कवर किया था संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन। इसके बाद हम पार्ट बी में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, जो आपके पेपर में सीधी तरीके से पूछ लेते हैं। सो हमारा ये है टॉपिक संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें उत्पन्न होने के लिए समय देना संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण के विषय में अपनी एक बात कही थी। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं। अर्थात हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं। यह आपके पेपर में आ सकता है, सीधे ही आ सकता है, एक शब्द में भी आ सकता है। इसके बाद है हमारा भू संसाधन। आपको पता होगा कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन और भूमि सीमित है। क्या है? भूमि सीमित है, मतलब असीमित नहीं है कि हम कितना भी उसे यूज कर सके, सीमित मात्रा में है भूमि। इसके बाद भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। कैसी? जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। मैदान कुल भूमि का 43% है। इन्हीं मैदानों में हम देखते हैं कि हमारी कृषि है, उद्योग चलते हैं, और इसी मैदानों में क्या चलते हैं? हमारी उद्योग धंधे चलते हैं, काम धंधे चलते हैं। इसी में हमारी कृषि होती है और इसी में क्या चलते हैं? हमारे वाहन चलते हैं। इसी में हमारे वाहन चलते हैं। इसके बाद अब पर्वत कुल भूमि का है 30%। ये पर्वत क्या होते हैं? बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पर्वत पर्यटन विकास का प्रमुख केंद्र है। ठीक। इसके बाद पठार कुल भूमि का 27% है। कुल भूमि का 27% और खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के लिए धनी भी हैं। पठार और पर्वत में मैं आपको अंतर बता दूं। आपने देखा होगा कि पठार होता है ऐसे, पठार ऊपर से समतल होता है, ऐसे समतल होता है पठार। और पर्वत यदि आपने देखा हो तो पर्वत होता है ऐसे चोटीदार पर्वत। पर्वत चोटीदार होता है, पर्वत में चोटी होती है, और पठार ऊपर से समतल होता है। सो ये आपका डायग्राम हो गया पूर्ण रूप से। पर्वत कुल भूमि का 30%, मैदान 43 और पठार 27%। इसके बाद है भू उपयोग। हम भूमि का कहाँ कहाँ किस किस जगह उपयोग कर रहे हैं और कैसे कैसे उपयोग कर रहे हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। सबसे पहले वन में, हम वन में भूमि का उद्देश्य करते हैं। वन में अभी 1952 की वन नीति के तहत क्या था? 1952 की वन नीति के तहत 33% क्षेत्र क्या कर दिए थे? वनों के लिए आरक्षित कर दिया गया था 33% क्षेत्र। ठीक है। हमारी भूमि हमें वनों के अंतर्गत देखने को मिलती है। और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि, मतलब ऐसी भूमि जिसमें कृषि की जा सकती थी परंतु उसमें कृषि नहीं की जा सकती है, नहीं कर रहे हैं हम देखते हैं कि उसमें हमारी इमारतें खड़ी हैं, सड़क बिछी हैं और उसी में हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं। इसके बाद है पट्टी भूमि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पट्टी भूमि होती क्या है। पट्टी भूमि वह कृषि योग्य भूमि होती है जिसे मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। पट्टी भूमि को एक कृषि वर्ष या उससे अधिक कृषि वर्ष के लिए मिट्टी को उर्वरता प्राप्त करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं पट्टी भूमि। पट्टी भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि में हमें देखना है सुस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, जहाँ क्या होता है? जहाँ पशु पक्षी चरते हैं। उसके बाद विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि है। इसके बाद है हमारा 7 नंबर में कृषि योग्य बंजर भूमि। जहाँ कृषि योग्य बंजर भूमि कैसी भूमि होती है? जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। ठीक। इसके बाद हमने पट्टी भूमि समझ लिया था। पट्टी भूमि 2 प्रकार की होती है, वर्तमान पट्टी और पुरातन पट्टी। वर्तमान पट्टी जहाँ 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, और पुरातन पट्टी जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। राइट। इसके बाद शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वो होता है जहाँ पर 12 मासी हम क्या करते हैं कि फसल उगाते हैं और काटते हैं फिर उगाते हैं। वह भूमि जहाँ फसलें उगाई व काटी जाती हैं शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। अब सकल कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र में क्या जोड़ देना है? हमें शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र जोड़ देना है। सो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सकल कृषि क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। राइट।
एक कृषि वर्ष से आप क्या समझते हैं? यदि प्रश्न आ गया, वैसे आएगा नहीं, फिर भी आपको नॉलेज के लिए बताया गया है यहाँ पे। कृषि वर्ष क्या है? कृषि वर्ष 11 महीनों की अवधि होती है जिसका उपयोग कृषि गतिविधियों और फसल उत्पादन की गणना के लिए किया जाता है। इसके बाद है हमारा भारत में भू उपयोग के प्रारूप। भू उपयोग का प्रारूप भौतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। भौतिक कारक में जैसे जलवायु, भू आकृति, मृदा के प्रकार, और मानवीय कारक में जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपरा भी क्या है, शामिल है। तो ये है हमारा एक नोट डरा है इसमें, तो नोट वाली आपकी हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और आपको इतना ध्यान देना है कि वर्ग किलोमीटर आपको ज़रूर लगाना है, नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। आपके 32.8 लाख लिखने से बस कुछ नहीं होगा, वर्ग किलोमीटर भी आपको लगाना पड़ेगा। राइट। हमारे पास 93% भू उपयोग के आंकड़े ही मौजूद हैं। मतलब हमारी भारत है, जैसे भारत है, ये हो गया हमारा पूरा भारत 100% है। हमें केवल कहाँ के मतलब वो पता है, 93% क्षेत्र के ही पता है। मतलब हमें इतने परसेंट के पता है 93% में, और इतने परसेंट के नहीं पता है कि मतलब यहाँ पे कृषि का क्या उपयोग किया जाता है। राइट। इसके बाद जैसे कहाँ कहाँ नहीं हमें पता, पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र की जानकारी नहीं है। असम को छोड़ दिया जाए, असम कहाँ है हमारा, असम पड़ता है हमारा पूर्व में। असम को छोड़ दिया जाए तो अन्य क्षेत्रों की भू उपयोग की जानकारी नहीं मिलती। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ। जैसे हम पाकिस्तान ऑक्टोपाइड कश्मीर कहते हैं और चीन ऑक्टोपाइड क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे क्या नहीं हुआ, भूमि का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इसके बाद है हमारा शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत देखते हैं कि हमें पंजाब और हरियाणा में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, 80% है। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केवल 10% देखने को मिलता है, जो कि एक समस्या है हमारे लिए। इसके बाद ये आ गया हमारा नोट एक, और ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है जो भी नोट आएगा। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। मतलब 33% क्षेत्र क्या किया गया है, वनों के लिए क्या किया गया है, आरक्षित। आरक्षित की मतलब 33% क्षेत्र में हम वन ही लगाएंगे, परंतु हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। 33% से कम क्षेत्र में हमें वन देखने को मिलते हैं। इसके बाद है हमारा भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण क्या है, सबसे पहले यही बात, भूमि निम्नीकरण क्या है, भूमि की उर्वरता में कमी आना, मतलब भूमि की क्षमता में कमी आना। जैसे भूमि में उत्पादन कम होना, भूमि में जल सोखने की क्षमता कम आना, भूमि की गुणवत्ता में कमी आना। भूमि निम्नीकरण का अर्थ है भूमि की गुणवत्ता में कमी आना, उत्पादन में कमी आना, जिससे वह खेती या अन्य उपयोगों के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। भूमि क्षरण, इसे भूमि क्षरण भी कहते हैं। भूमि निम्नीकरण को भूमि क्षरण भी कहते हैं। इसके बाद हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाइयों भूमि से प्राप्त करते हैं। कुल मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भूमि से प्राप्त करते हैं, चाहे आपका वो रेशम हो, चाहे आपका खाने वाली सामग्री हो, और आपका चाहे जो कुछ भी हो हम भूमि से प्राप्त करते हैं 95%। इसके बाद हमें देखना है भूमि निम्नीकरण। भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण है, 13 करोड़ हेक्टेयर, जिसमें वनों के अंतर्गत 28% भूमि निम्नीकरण है, जल अपादित क्षेत्र पर 56% है, और लवड़ी और क्षारीय क्षेत्र 16% है। मतलब 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता कम हुई है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि में मिट्टी की गुणवत्ता क्या हुई है, कम हुई है, हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है हमारा भूमि निम्नीकरण के कारण। भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारक है मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं में वनोन्मूलन, वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन, औद्योगिक वांछित पदार्थों को जब क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है भूमि में। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों, गहरी खाइयों को मलबे के साथ छोड़ दिया जाता है। जब खनन किया जाता है तो उसके बाद खदानों वाले स्थानों में गहरी खाइयों को मलबे के साथ छोड़ दिया जाता है, मलबा भर के छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। ठीक। इसके बाद हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण बना हुआ है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना हुआ है। मतलब कारण तो सब है, चाहे वनोन्मूलन हो, चाहे खनन हो, परंतु मुख्य कारण क्या बना हुआ है यहाँ पे, अति पशुचारण।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई क्या हम देखते हैं, अधिक सिंचाई क्या है, मुख्य कारण बना हुआ है इन क्षेत्रों में। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके बाद है अधिक सिंचाई से उत्पन्न जल के तंत्र से भूमि में लवणता और क्षारीयता आ जाती है, जिससे क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। हम देखते हैं कि यदि हम अधिक सिंचाई कर दें खेतों में, तो खेतों में क्या हो जाता है, जल भर जाता है, भूमि जलमग्न हो जाती है, भूमि में अधिक जल हो जाता है अत्यधिक, जिससे भूमि लवणीय और क्षारीय हो जाती है। जल के तंत्र का मतलब होता है भूमि का जलमग्न होना, राइट, भूमि का जलमग्न होना, भूमि में बहुत ज़्यादा जल भर जाना। इसके बाद है खनिज प्रक्रियाएं, जैसे सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाती है, और जब इसकी परत भूमि में जम जाती है तो भूमि की जल सोखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। आपने देखा होगा कि उद्योगों में जैसे चूने को, सीमेंट को पीसा जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी में क्या होता है, इसकी एक परत जम जाती है, जिससे मिट्टी की जल सोखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है जल सोखने की क्षमता। इससे भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। और उद्योगों से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भी जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं, और भूमि निम्नीकरण भी होता है उद्योगों से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ से। तो अभी हमने देखे हैं भूमि निम्नीकरण के कारण, भूमि निम्नीकरण और भूमि निम्नीकरण के कारण, ठीक। अब इसके बाद है हमारा भूमि निम्नीकरण के उपाय, मतलब हम कैसे अपनी भूमि को बचा सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए और उसकी उत्पादकता बनी रहे। तो उसका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं कि वनोरोपण मतलब वनोन्मूलन भी एक बहुत बड़ी हमें समस्या दिखाई देती है भूमि निम्नीकरण में, और पशुचारण भी हमें समस्या दिखाई देती है। तो इसीलिए हमें वनोरोपण करना है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने हैं, चारागाहों का उचित प्रबंधन करना है, पेड़ों की रक्षक मेखला लगाकर। पेड़ों की रक्षक मेखला मतलब पेड़ों को लगातार कतार में लगा दिया जाता है, चित्र सही नहीं बनेगा, लगातार कतार में बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन भी नहीं होता है। हम देखते हैं इसमें पेड़ों को लगातार कतार से लगाने में, राइट। पशुचारण नियंत्रण करके भी हम क्या कर सकते हैं, भूमि निम्नीकरण का कम कर सकते हैं। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, यह प्रमुखतः पश्चिमी राजस्थान साइड किया जाता है, रेगिस्तानी एरिया में। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करके, खनन नियंत्रण, खनन में मतलब कम करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, भूमि निम्नीकरण का उपाय कर सकते हैं। औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जन, मतलब औद्योगिक जल का क्या करें हम, वो बहुत सारी प्रोसेस से गुजारें ताकि उसकी अशुद्धियाँ कम हो जाएं, उसके बाद विसर्जन कर सकते हैं, राइट। इसके बाद है मृदा संसाधन। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य क्या है, संसाधन है। बताओ, मृदा को बनने में लाखों वर्षों का, हजारों वर्षों का क्या होता है, समय लग जाता है, हजारों वर्षों का समय लग जाता है, फिर भी मृदा एक क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है। ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखना, मृदा एक नवीकरण योग्य संसाधन है। मृदा एक जीवांत तंत्र, कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य वन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक होता है। मृदा जैव और अजैव मतलब चाहे उनमें जीवन व्याप्त हो या ना हो, चाहे उनकी उत्पत्ति जीवमंडल से होती हो चाहे निर्जीव वस्तुओं से होती हो, मृदा दोनों प्रकार की चीज़ों से बनती है, राइट। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक व भौतिक गुण, राइट। मृदाओं का वर्गीकरण अभी हमें पढ़ना है। अभी हम मृदाओं के वर्गीकरण में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, वन मृदा, बहुत सारी मृदा पढ़ेंगे। मृदाओं का वर्गीकरण कैसे है हम देखेंगे। हम देखते हैं कि भारत में हमारे विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, जलवायु पाई जाती हैं, भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं भी पाई जाती हैं। भारत में अनेक प्रकार की जलवायु, उच्चावच, भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिससे बहुत सारी मृदाएं भी भारत में विकसित हुई हैं। सबसे पहली मृदा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है, जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान इस साइड का एरिया, जैसे ये हो गया हमारा भारत का मैप, अरे मैप बन जा भैया, मैप नहीं बन पाना, भारत का मैप इतनी जगह में मैप नहीं बन पाएगा। भारत का मैप जैसे ये है, मान लो ऐसा हम बना रहे हैं चार खाना में, ये हो गया पूरा, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो उत्तरी मैदान है वो संपूर्ण जलोढ़ मृदा से बना है, और जलोढ़ मृदा विस्तृत रूप से सारे देश में फैली हुई है। कुछ मृदा जलोढ़ मृदा पश्चिम राजस्थान तक भी फैली है, कुछ मृदा इस साइड भी है जलोढ़ मृदा, और कुछ मृदा इस साइड भी है, हम देखने को मिलता है। पर सबसे ज़्यादा मृदा उत्तरी मैदान में पाई जाती है, राइट। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, देश की महत्वपूर्ण मृदा है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है।
ये मैदान हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। सकले गलियारों द्वारा ये मैदान राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। बताया था अभी आपको, राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं एक गलियारे द्वारा। मतलब ऐसी कोई रास्ता हुआ होगा, मतलब नदी जैसे टाइप की बनी होगी, नाला टाइप का, जिसे हम बोलते हैं सामान्य भाषा में। वहाँ पे क्या रहा होगा, वो इसी रास्ते से सकरे गलियारे से मैदान पहुँची होंगी राजस्थान और गुजरात में। इसके बाद अब पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। राइट। इसके बाद हमारी जलोढ़ मृदा की विशेषता भी आपको याद करनी है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मेटिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है पुरानी जलोढ़, एक होती है नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को कहते हैं बांगर और नई जलोढ़ को कहते हैं खादर। पुरानी जलोढ़ में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब पुरानी जलोढ़ के कण क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। और नए जलोढ़ में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। राइट। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ये आपके अंतर पूछ सकता है 2 नंबर में, सीधे सीधे इम्पोर्टेंट है इसीलिए ये भी। राइट। इसके बाद यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फॉस्फोरस, चूना युक्त होती हैं। राइट। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि भी की जाती है। सूखे क्षेत्रों में यह मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं, अतः इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके अधिक पैदावार बढ़ाई जा सकती है। सूखे क्षेत्रों में इन मृदाओं में क्या किया जा सकता है, सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद है हमारी काली मृदा, टाइप्स ऑफ 2 प्रकार ऑफ मृदा का। दूसरा प्रकार मृदा का काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगरू मृदा भी कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इन्हें काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं, काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं और इनका रंग कैसा होता है, काला होता है। राइट। और इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। ये मृदा मूल रूप से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ये तो आप याद ही कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। और इसमें मध्य प्रदेश आ गया तो इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि आपको एमपी बोर्ड में बैठना है। एमपी बोर्ड वाले ध्यान, इम्पोर्टेंट है एमपी बोर्ड वालों के लिए ये टॉपिक। इसके बाद काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मेटका से बनी होती हैं। बहुत महीन कणों मेटका से बनी होती हैं। राइट। काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं, परंतु हमें देखने को मिलता है कि इनमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक। गर्म और शुष्क दिनों में इन मृदाओं में क्या होता है, गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं, जिससे हल चलाना इनमें मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनकी जुताई क्या की जाती है, मानसून के पहली बौछार में ही कर दी जाती है। मतलब पहली वर्षा हुई इनकी जुताई कर दी गई। राइट। अब हमारी मृदाओं का तीसरा टाइप है लाल और पीली मृदा। कौन सा टाइप है, लाल और पीली मृदा। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लाल और पीली मृदा के बारे में। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण छोर पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण हुआ तथा पीला रंग जल योजन के कारण हुआ। राइट। लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा कहाँ से लिया गया है, लेटर शब्द से लिया गया है। ये क्या है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ईंट। राइट। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण हुआ है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती हैं। इसमें सामान्यतः पौधों के लिए पोषक तत्वों की कमी होती है। इनमें क्या देखने को मिलता है कि पौधों के लिए पोषक तत्वों की कमी होती है लेटराइट मृदा में। यह मृदा दक्षिण राज्यों महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में सदाबहार पर्णपाती वन मिलते हैं। राइट। इन मृदाओं में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए उपयुक्त होती हैं। राइट।
भारत के गुजरात राज्य एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र अभी हमें ये देखना है गुजरात राज्य में प्रायद्वीपीय क्षेत्र सौराष्ट्र किसका हिस्सा है? गुजरात का एक भाग है। सौराष्ट्र गुजरात का एक भाग है, राइट। सौराष्ट्र हमें देखने को मिलता है, गुजरात के अंतर्गत आता है और एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है जो 3 तरफ से जल से घिरा है। मतलब कोई एक हिस्सा होगा गुजरात का ऐसा जो तीनों तरफ से किससे घिरा है? जल से। जो भाग तीनों तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप, राइट। मरुस्थलीय मृदाएं। अब मरुस्थलीय मृदाओं को समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? जल अंतःस्यंदन क्या है? जल अंतःस्यंदन का अर्थ है पानी का मिट्टी में प्रवेश करना और नीचे की ओर बढ़ना। और मरुस्थलीय मृदाओं में ये नहीं हो पाता। मतलब मरुस्थलीय मृदाओं में पानी अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर पाती, मिट्टी के अंदर जल प्रवेश नहीं कर पाता, मिट्टी के अंदर जल प्रवेश नहीं कर पाता। इनमें जल अंतःस्यंदन क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं। मरुस्थलीय मृदाओं में नमक की मात्रा अधिक होती है। कुछ क्षेत्रों में इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने में नमक बनाया जा सकता है, जैसे कालाहारी रेगिस्तान में। ये क्या होता है कि मरुस्थलीय मृदाओं में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है और कुछ क्षेत्रों में इतनी अधिक होती है कि झीलों से भी जल वाष्पीकृत करके, मतलब झीलों के जल को गर्म करके क्या बदला जा सकता है? किस में बदला जा सकता है? नमक में बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कालाहारी रेगिस्तान। इन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है। शुष्क जलवायु मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। जहाँ वातावरण में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है उसे कहते हैं हम शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम हमें देखने को मिलती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम लेटराइट मृदा के मरुस्थलीय मृदाओं के नीचे चले जाएंगे उसमें क्या होगा? हमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है, जिसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। जल सोखने की क्षमता रुक जाती है मृदा की, राइट। इन मृदाओं को सही उपचार के तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, राइट। इसके बाद है वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और पर्याप्त वर्षा वन यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। इन मृदाओं के गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। दोमट और सिल्तदार होती हैं इनकी मिट्टी और मोटे कणों की होती हैं, राइट। इसके बाद है हमारा हिमालय के हिमच्छादित हिमाद्री क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अधिशिलक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। इन मृदाओं का सबसे अधिक अपरदन कहाँ होता है? हिमाद्री में। कहाँ? हिमालय के 3 भाग हैं। सबसे पहले विलय हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। विलय हिमालय को हम क्या कहते हैं? हिमाद्री। अपरदन क्या होता है? मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन, राइट। इसके बाद है मृदा अपरदन और संरक्षण, जो हमारा टॉपिक अगले पार्ट में हम कवर करेंगे पूरा पार्ट सी में। पूरा क्या कवर करेंगे? पार्ट सी में। ये हो गया हमारा ये वाला था हमारा पार्ट बी और हम ये कवर करेंगे पूरा पार्ट सी में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। बाय।